एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एस से अपना ये भी, यहाँ से ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, फोकस से करना है। एक तो इन्वेंट्री का मीनिंग जानना जरूरी है, फिर इन्वेंट्री के अंदर होता क्या क्या है, उसको हमारे बिजनेस में ईयर एंड में किस वैल्यू पे लेके आना है वो जानना है, ठीक है। ये एस आपका क्लास 11 से लेके फाउंडेशन से लेके इंटर तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि 11 में भी आपने क्लोजिंग स्टॉक टर्म सुना था, इन्वेंट्री टर्म सुना था, फिर फाउंडेशन में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोल के एक चैप्टर था आपका, ठीक है। वहां पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वो सब सीखा था। अब प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है वो सीख रहे हैं हम लोग। देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट बिजनेस में जो हमने हेल्ड कर रखी है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो नॉर्मली हमने उसको बेचने के लिए रख के रखा हुआ है, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, या फिर कंजम्पशन जैसे फैक्ट्रीज में होता है, ठीक है, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन दोज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ AS10। यानी कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी एसेट जो आपके बिजनेस में है, इफ वो AS10 का डेफिनेशन फुलफिल करती है तो AS2 के स्कोप के बाहर है, अदरवाइज वो AS2 है, ठीक है। वो उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलता है, ठीक है। इन्वेंट्री क्या क्या हो सकता है, इन्वेंट्री इज अ वाइडर डेफिनेशन। जैसे कि मैंने ये फोन खरीदा बेचने के लिए, नाउ दिस इज माय इन्वेंट्री ऑफ फोन, लेकिन इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक हमारे बिजनेस में। रॉ मटेरियल खरीदा जिससे मैं फोन बनाऊंगा फिर बेचूंगा, तो दैट रॉ मटेरियल इज माय पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री ओनली, जिसको अपन क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हमारी कैंटीन है, ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह लगता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर में, जनरेटर्स बड़े बड़े होते हैं, डीजल्स तो कंटेनर में बहुत अच्छा खासा स्टोर करके रखते हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, मेरा इन्वेंट्री है, वो मेरे कंजम्पशन में आ जाएगा, क्योंकि जितनी बार मशीन चलेगी उतना डीजल कंज्यूम होगा। बड़ी बड़ी कैंटीन्स होती है फैक्ट्रीज के अंदर में, लेबर्स को खाना खिलाते हो तो वहां पे उनके लिए जो डेली फूड बनता है वो थोड़ी ना डेली बाई किया जाता है, बल्क में बाई किया जाता है, तो वो बल्क में ईयर एंड में कुछ ना कुछ तो पड़ा रहेगा ना आपके पास में, तो वो भी आपका क्या है, इन्वेंट्री है, लेकिन वो फॉर कंजम्पशन है, ठीक है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जैसे कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, हम लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा क्या देना होता है, प्रिंट आउट देना होता है हर चीज का, तो बहुत सारा पेपर्स लाके रखते हैं हम लोग, तो वो पेपर्स हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री है, क्लियर है। हमारे लिए स्टेशनरी आइटम्स क्या होगा, इन्वेंट्री होगा, आई बात समझ में, तो उसी को अपन इन्वेंट्री बोलता है। अब इस इन्वेंट्री को ईयर एंड में किस अमाउंट पे किस तरीके से वैल्यू करेंगे, दैट इज द पर्पस ऑफ AS2, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, इट नेवर एवर इंक्लूड्स स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। लेमैन एग्जांपल में स्पेयर पार्ट्स हो गया तुम्हारी एक्टिवा बाइक के अंदर जो टूल किट होती है, ठीक है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मतलब हो गया तुम्हारा गाड़ी के पीछे में एक एक्स्ट्रा टायर होता है, कल को कुछ हो गया तो, ठीक है, वो सब हो गया, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, वो तो रहता हमारे पास ही है, लेकिन उसको ना तो हम सेल कर रहे हैं, ना प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ना कंजम्पशन हो रहा है, ना सर्विसेज में, कुछ भी नहीं है ना, तो उसको आप इन्वेंट्री नहीं मानोगे कभी भी, ठीक है। वो AS10 का डेफिनेशन फुलफिल होता है, वो वहां फॉलो हो जाएगा, ये चीज क्लियर है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इन्वेंट्री में तीन चीज आ जाता है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। अब इन तीनों को कैसे वैल्यू करना है ईयर एंड में, वही मेन पर्पज है इस AS का। रॉ मटेरियल के लिए क्या बोलता है, जनरली एट कॉस्ट पे ही होता है, जितने में खरीदा उतने में ही रहेगा, लेकिन इफ उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बना है उसको आप सेल करोगे एट अ वैल्यू लोअर देन कॉस्ट, तब कैसे वैल्यू करेंगे उसको, देन इट विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्लियर है। व्हेन फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, ठीक है, अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एट कॉस्ट कब करोगे, जब फिनिश्ड गुड्स जो उस रॉ मटेरियल से बना है उस कॉस्ट से ज्यादा में, या कॉस्ट के, सपोज मेरा ये पेन बना है 100 रुपए में, बनाने में 100 रुपए लग गया, अब मैं इसको 100 रुपए या उससे ज्यादा में वैल्यू करूंगा, तो इन पेन्स को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल मेरे पास में है उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू करूंगा मैं, लेकिन इस पेन को बनाया 100 रुपए में, सेल कर रहा हूँ 90 रुपीज में, तो जितना भी रॉ मटेरियल मेरे पास और पड़ा है ना पेन बनाने के लिए, उसको हम वैल्यू करेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू पे, क्लियर है।
लेकिन इफ माय रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, सपोज मैंने इस पेन को 100 रुपए में बनाया, फ्यूचर में सेल करूंगा 90 रुपीज में, 90 रुपीज में सेल कर रहा हूँ, तो कॉस्ट से कम सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करना है, रिप्लेसमेंट वैल्यू पे। सपोज रॉ मटेरियल मतलब इसका जो प्लास्टिक है उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू, मतलब आज खरीदने जाओगे वो मार्केट में मिल रहा है तुमको 25 रुपीज के जी, बट तुमने उसको परचेज किया था 20 रुपीज के जी, तो किस वैल्यू पे रॉ मटेरियल दिखाओगे, 20 रुपीज पर किलो। क्लियर है, रिप्लेसमेंट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। क्लियर है, यहां तक ये है तुम्हारा रॉ मटेरियल का कहानी। अब है वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये मुझे AS2 सिखाता है, ऐसा क्यों बोलता है, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्लियर है ये चीज। अब कॉस्ट के अंदर क्या आता है, सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। हमने कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट पढ़ रखा है, तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए क्या आता है, सब कुछ आ जाता है ना उसके अंदर में, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे वगैरह नहीं आते। ठीक है, प्रोडक्ट को बनने तक का कॉस्ट की बात होती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट का पार्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक पॉइंट था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट वाइज हम लोग को चार्ज करना है। टोटल तो एक पेन में सारा का सारा फैक्ट्री का खर्चा थोड़ी चार्ज कर देंगे, एक पेन से मुझे कितना रुपीस का फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर करना है वो पता करना है। तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या था, अगर फिक्स्ड ओवरहेड मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन, सबसे पहले आपको फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालना था, एब्जॉर्प्शन पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। नाउ इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेसर देन, सीधा यही से बता दूं, एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू नॉर्मल कैपेसिटी, तो जितना पर यूनिट निकाला था उतना ही करेंगे पर प्रोडक्ट चार्ज। इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेसर देन नॉर्मल कैपेसिटी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो पर यूनिट कैलकुलेट किया था उतना ही चार्ज करेंगे प्रोडक्ट में, बाकी बचा हुआ फिक्स्ड ओवरहेड तुम्हारा P&L में चला जाएगा। बट इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, उस कंडीशन में क्या करना है तुमको, रिवाइज्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन तुमने किया है उस से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड को, तो पर यूनिट का नया रेट आएगा, उस रेट से अपन क्या करेगा, पर प्रोडक्ट में चार्ज करेगा। मतलब जैसे सपोज कि आपका आप एसी लगा रहे हैं, ठीक है, आपका एसी का खर्चा लग रहा है पूरा 1 लाख रुपया, ठीक है, और आपका स्टूडेंट है नॉर्मल, आपका स्टूडेंट है 100, लेकिन आप मतलब assumption है कि मेरा 100 स्टूडेंट है, लेकिन इस बार आपके पास 80 स्टूडेंट है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, मुझे पर स्टूडेंट 1000 रुपए एसी का खर्चा निकालना है। ठीक है आपके पास स्टूडेंट अभी 80, तो 80 इंटू 1000, 80,000 तो स्टूडेंट से रिकवर कर लिया, 20,000 इज अ लॉस जो मेरा P&L में चार्ज करूंगा एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन इफ मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट रीच कर जाता है 150, तब मैं पर स्टूडेंट 1000 थोड़ी चार्ज करूंगा, कम चार्ज करोगे ना, तब क्या हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 150, यानी पर स्टूडेंट 667 रुपीज अप्रोक्स चार्ज करूंगा मैं। तो फिर उसका बैलेंस आप मतलब आप 100 के हिसाब से सोचेगा किस पॉइंट में, मतलब जैसे कि आपका तो नॉर्मल के पास 100 हो गया, इसमें तो आप नहीं करेगा कि हाँ आप तो कम चार्ज करें, इतना अमाउंट हमको P&L में चार्ज नहीं, इसमें P&L में कुछ जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने कॉस्ट पर रेट कम कर दिया, रेट मेरा पर कम यूनिट ही कम हो चुका है, तो मेरा P&L में कुछ जाएगा ही नहीं, सारा का सारा रिकवर हो जाएगा मेरा। यहाँ पे अंडर ओवर का कुछ भी केस नहीं बनने वाला। चीज क्लियर है, ये था मेरा फिक्स्ड ओवरहेड के केस में, याद आ रहा है पूरा। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या था, फ्यूचर में जिस रेट में आप बेचोगे उस रेट में बेचने के लिए जो जो आपको खर्चा करना होता है वो सारा माइनस कर दो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब नेट आपके पॉकेट में कितना रुपए बचेगा, उसको अपन नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फ्यूचर में उसका सेलिंग प्राइस है वो कंसीडर कर लो सबसे पहले। ठीक है, कोई प्रोडक्ट आधा अधूरा बना हुआ था तो पहले उसको कंप्लीट बनाना भी तो पड़ेगा, तो बनाने का खर्चा भी उसका माइनस कर दो, प्लस कोई आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है वो भी हटा दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस तरीके से हम लोग NRV निकालते हैं। क्लियर है।
और एक चीज, हमेशा कभी भी हम लोग क्या करेगा, जो कंपैरिजन करना है कॉस्ट एंड एनआरवी का, वो क्या करेगा, आइटम बाय आइटम करेगा, टोटल बेसिस पे नहीं करोगे कि टोटल मैंने इतना अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया, उसका कॉस्ट इतना है, टोटल एनआरवी इतना है, उस दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा, आइटम बाय आइटम होगा। ये चीज क्लियर है? देन लॉसेस दो तरह का है मेरा, एक नॉर्मल, एबनॉर्मल। अब तो पूरा बोर हो चुके होगे पढ़ते पढ़ते, कॉस्टिंग में भी यही था, सब जगह यही है, पूरा जिंदगी में यही है कि नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज कर देगा, वेयर एज एबनॉर्मल लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। क्लियर है ये वाला चीज? देन एक कंसेप्ट इसके अंदर बच जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का। बाई प्रोडक्ट्स के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, उसका अलग से कोई कॉस्ट नहीं होता, कॉस्ट जीरो होता है। हाँ, क्वेश्चन चिक के कॉस्ट दे दे तो कंसिडर कर लेना, अदरवाइज बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट जीरो होगा। ठीक है, उसको सेल करके जितना पैसा आया उसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट से माइनस करता है क्या? बाई प्रोडक्ट को सेल करके जो वैल्यू आता है, क्या उसको जॉइंट कॉस्ट से माइनस किया जाता है क्या? उसका नेट रियलाइजेबल, बिकॉज समटाइम्स बाई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी खर्चा करना होता है, उसका पैकेजिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो उस बाई प्रोडक्ट से नेट जो आपके पॉकेट में आएगा वही आपका जॉइंट कॉस्ट से माइनस होगा। सॉरी, बाई प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक कैसे बचेगा? कॉस्ट होता ही नहीं है उसका कोई। अगर उसको अपने मतलब जो सोप बनाते हैं क्वांटिटी हो जाती है, हम सोप के साथ ग्लिसरीन भी बेचेगा, तो ग्लिसरीन जब बेचेगा उस दिन तुम्हारा सॉप का कॉस्ट कम आ जाएगा ना, तुम सॉप का कॉस्ट तो दिखाएगा, तो ग्लिसरीन का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलने वाला है तुमको फ्यूचर में, तुम आज ही पता कर लेगा, उतना ही वैल्यू तुम क्या करेगा, अपना कॉस्ट ऑफ द सॉप से माइनस कर देगा, तो तुम्हारा सॉप का कॉस्ट पर यूनिट कम आ गया। मानना ही पड़ेगा, जब आप मेन प्रोडक्ट मानोगे तो आपको यहाँ से फिर उसका खर्चा भी पूरा अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ तक दोनों का खर्चा फिर अलग अलग ही मानना पड़ेगा, उसको बाय प्रोडक्ट नहीं मानोगे। ऐसा हो गया कि जब सॉस को प्रोड्यूस किया, हाँ, क्या होता है 80 लीटर ग्लिसरीन आ गया। देखो इंटेंशन, सबसे पहले जब तुम साबुन बनाने गया था तो क्या तुम्हारा इंटेंशन साबुन और ग्लिसरीन दोनों बनाना था क्या? हाँ, एक ना था, देन तुम उस ग्लिसरीन और सॉप की कॉस्ट को अलग अलग करते जाओगे। हाँ, मेरा इंटेंशन नहीं था, तब तुम्हारा ग्लिसरीन निकल गया, वो पड़ा है बहुत सारा, अब तुम उसको फ्यूचर में तो बेचेगा। मेरा अलग ही तरीका है, अगर हम सोप बेच रहे हैं, ठीक है, सोप के साथ वो बाय वन गेट वन, हाँ, ग्लिसरीन फ्री दे रहा है, ठीक है, सोप का प्राइस भी तो इंक्रीज कर रहा है। हाँ, तुम सॉप का प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा, तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर रहा हो। हाँ, ठीक है, कॉस्ट कम ही है तुम्हारा, तुम प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हो, और इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, शॉप के साथ ग्लिसरीन फ्री मिल रहा है, तो वैसे सेल्स आ रहा है। तो फिर हमको जितनी ऐड करके वही मतलब शॉप का वही, हाँ, शॉप का जो हमें तो यहाँ कॉस्ट से मतलब है, प्रॉफिट से लेना देना ही नहीं है। हाँ, ठीक है, आया बात समझ में? सो दैट वाज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। कंसेप्ट वाइज AS2 में इतना ही है, ठीक है, 3 एलिमेंट है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे कब, जब उससे जो फिनिश्ड गुड्स बना है उसको हम कॉस्ट से नीचे बेच रहे हैं तो, लेकिन उसमें भी क्या करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर वो लेना है। WIP और फिनिश्ड गुड्स में क्या लेना है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड एवरीथिंग। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सब आएगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो पर यूनिट वाला ही चार्ज करना है। तो फिक्स्ड ओवरहेड में क्या ध्यान में रखना है कि पहले पर यूनिट निकाल लो कितना है। इफ आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन बराबर है, नॉर्मल कैपेसिटी से, तो उतना ही पर यूनिट चार्ज करेंगे। इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेसर देन नॉर्मल कैपेसिटी, तो पर यूनिट तो वही चार्ज करोगे, जो शॉर्टफॉल है वो P&L में जाएगा। इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल कैपेसिटी, तब आपको रिवाइज रेट निकालना पड़ेगा एंड वो रेट आप चार्ज करोगे प्रोडक्ट पे। क्लियर है? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्लियर है?
NRV वाला पॉइंट क्लियर है? सो दैट वाज एवरीथिंग अंडर AS2 valuation of inventory.